हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित शोरान एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल राजवीर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 3 दैट इज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में जो इलेक्शन का जो सिस्टम हमने अडॉप्ट कर रखा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जरूरत किस लिए है, द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, इस चैप्टर में ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी सब हेडिंग है वो है इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। अब चैप्टर शुरू होते ही इस सब हेडिंग में दो सवाल हमारे सामने बन के आते हैं। कैन वी हैव ए डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, यानी क्या एक ऐसी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जा सकती है, क्या किसी कंट्री को डेमोक्रेसी बोला जा सकता है अगर उस कंट्री में इलेक्शंस ना हो रहे हो। और दूसरा क्वेश्चन है कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग ए डेमोक्रेसी, क्या कोई कंट्री जो डेमोक्रेसी नहीं है उसमें इलेक्शंस किए जा सकते हैं। तो इन दोनों सवालों के जवाब अब हम देखेंगे। आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, कैन वी हैव ए डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, क्या किसी कंट्री को डेमोक्रेसी कहा जा सकता है अगर उस कंट्री में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, द क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ए लार्ज डेमोक्रेसी। कोई कंट्री तभी एक डेमोक्रेसी कहलाती है जब उस कंट्री की गवर्नेंस वहां के लोग चलाते हैं, व्हेन द गवर्नेंस इज डन बाय द पीपल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी अगर गवर्नेंस से रिलेटेड चीजों में अगर पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां के सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ही वो कंट्री डेमोक्रेसी कहलाएगी। और अगर सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करना है तो इलेक्शंस एक नेसेसिटी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी होगी जब उसमें इलेक्शंस होंगे। अगर वहां इलेक्शंस नहीं होंगे तब हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। All citizens cannot take direct part in making every decision. Therefore, representatives are elected by the people. किसी कंट्री के गवर्नेंस में कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें गवर्नेंस से रिलेटेड डिसीजंस जनता लेती है, ठीक है। पर जनता यानी कि सिटीजन्स उन डिसीजंस में डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए सिटीजन्स को क्या चाहिए, सिटीजन्स को चाहिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब उनके प्रतिनिधि। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लॉ बनाते हैं और लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं। इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आज के दिन जो इलेक्शंस हैं वो एक ऐसा सिंबल बन गए हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कि अगर इलेक्शंस को गायब कर दिया जाए किसी कंट्री से तो उस कंट्री को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। तो हम आगे देख लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी होती है। ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन वेयर द सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एंशिएंट सिटी स्टेट्स होते थे ग्रीस में। ग्रीस में एंशिएंट टाइम में सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था और इन सिटी स्टेट्स में ही पहली बार डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। पर अगर हम आज एग्जांपल देखें अपने प्रैक्टिकल रूप में, हम अपने आसपास देखते हैं तो आज जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं यानी कि जो हमारी ग्राम सभा है, पंचायती राज सिस्टम है, उसको हम एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं क्योंकि उसमें ग्राम सभा इकट्ठी होती है और इकट्ठी बनके गाँव के लोग अपने लिए लॉ बनाते हैं जिसमें सरपंच मोहर लगा देता है। तो लोकल लेवल पे जो लॉ बनते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उसमें सिटीजन्स वहां के लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए हम उस लोकल लेवल गवर्नमेंट को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं। बट इस तरह की जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो वहां पर इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती जहां पर लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल हो, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो। अगर कम पॉपुलेशन है तो वहां पे डिबेट्स की जा सकती हैं, डिस्कशंस किया जा सकता है और जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें लोगों की राय ली जा सकती है। पर अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, लाखों में पॉपुलेशन हो, क्रोर्स में पॉपुलेशन हो, तो इस तरह की डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। इसलिए इस तरह की कंडीशंस में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। Citizens do not participate directly in decision making. They choose their representatives who makes laws for them and takes decisions for them. Indirect democracy, an arrangement in which citizens choose their representatives, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, who in turn are actively involved in governing
एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसलिए सिटीजन्स का इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लिमिटेड रोल होता है मेजर डिसीजंस लेने में और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में। दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग द पॉलिसीज, सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सिटीजन्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रतिनिधि उनके लिए डिसीजंस लेते हैं। इन दिस अरेंजमेंट वेयर ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मेन डिसीजंस लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शंस किस प्रकार से हो रहा है, उनका जो इलेक्शन करने का जो मेथड है वो कैसा है। इलेक्शंस के मेथड अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से इलेक्शंस होते हैं। तो किस मेथड में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है। कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, यानी कि अगर किसी कंट्री में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या हम उस कंट्री को डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या ये एक डेमोक्रेसी होने का प्रमाण बन जाता है? अगर किसी कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें इलेक्शंस तो करवाए जाते हैं पर वो इलेक्शंस एक तरह से नकली इलेक्शंस होते हैं। वो इलेक्शंस होने के बाद भी वहां के रूलर्स चेंज नहीं हो पाते, तो उस कंट्री को हम क्या कहें? वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहलाए जाएंगे। उनमें सिटीजन्स के पास रियल में पावर्स नहीं आती। वो जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो झूठ मूठ के इलेक्शंस होते हैं, और कहीं पे अगर सच में भी इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे जनता को ट्रूली अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते फ्रीली चुनने के लिए। हमने 9th क्लास में देखा था कैसे चाइना में एक पार्टी है, वो पार्टी जिसको अलाउ करेगी वही वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, यानी कि जनता के पास लिमिटेड चॉइस है। उस पार्टी को खुश करोगे तो ही आप चुनाव लड़ सकते हो। ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ऐसे बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं which hold elections. In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic. और वो जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं वो दुनिया में दिखाना भी चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इसलिए वो इलेक्शंस करवा देते हैं। पर इन इलेक्शंस होने के बाद भी उन कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शन इन सच ए वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। इससे उनका जो रूल है उसको कोई खतरा पैदा नहीं होता। तो ऐसे इलेक्शंस का फायदा क्या है? The constitution of a democratic country lays down some basic rules. कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ बेसिक रूल्स बनाता है, उसके आगे जो डिटेल में रूल्स हैं वो वहां की गवर्नमेंट बनाती है, वहां की लेजिस्लेचर बनाती है। द डिटेल्स आर लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय द लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक रूल्स बना रहा है वो बेसिक रूल्स क्या क्या बनाता है? उन बेसिक रूल्स में पहला रूल किसके बारे में है? हु इज एलिजिबल टू वोट। वोट डालने का अधिकार किसको मिलेगा? अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसको पावर देता है वोट डालने की, किसको अधिकार देता है, किसको राइट देता है? इंडिया में कोई भी सिटीजन जो 18 ईयर्स की एज को पार कर चुका है, ही इज एलिजिबल टू वोट। नेक्स्ट थिंग इज हु इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट। चुनाव लड़ कौन सकता है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। हु इज टू सुपरवाइज इलेक्शंस, और जो इलेक्शंस होंगे उनको सुपरवाइज कौन करेगा, उन इलेक्शंस की निगरानी कौन करेगा, कौन उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। नेक्स्ट इज हाउ डू वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने कैसे गए, यानी कि वो इलेक्शंस हो रहे हैं, वो इलेक्शंस होने का मेथड क्या होगा। हाउ वोट्स आर टू बी काउंटेड, वोट्स काउंट कैसे होंगे, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कैसे होंगे। यहाँ ये चीज सामने आ रही है कि जो पहले 3 क्वेश्चन है, ये पहले 3 क्वेश्चन इंश्योर करते हैं कि कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। फ्री एंड फेयर का मतलब इलेक्शन फेयर हो, पहली बात तो सबको वोट डालने का अधिकार हो, सबको इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार हो, और जो इलेक्शंस का सुपरविजन है उसके लिए एक बॉडी बनाई गई हो जो कि निष्पक्ष रूप से काम करे। इसलिए जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री भी होंगे और फेयर भी होंगे, यानी फेयरली भी कंडक्ट होंगे। और जो चौथा और 5वां क्वेश्चन है वो इंश्योर करते हैं कि जो इलेक्शंस हैं उनमें रिप्रेजेंटेशन फेयर हो, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुन रही है जनता वो उनके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएं। अब देखते हैं इंडिया में इलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल वोट
and their preference decide who will win the contest. But there can be very different ways in which people make their choices and very different ways in which their preferences can be counted. एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है? डेमोक्रेटिक इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें जनता वोट करती है और जनता की जो प्रेफरेंस है उसको तवज्जो दी जाती है, यानी कि जिसको ज्यादा वोट मिले वही इलेक्शन जीतेगा और वही कंट्री में रूल करेगा एक तरह से। पर जो इस इलेक्शन में मेथड्स यूज हुए हैं वो मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग मेथड्स से अलग अलग रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। अलग अलग रिजल्ट्स कैसे सामने आते हैं? सम रूल्स कैन फेवर बिगर पार्टीज, कुछ रूल ऐसे बनाए जा सकते हैं जिससे बड़ी पार्टीज को, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको फेवर मिल जाए। कुछ रूल्स ऐसे हो सकते हैं जिससे छोटी पार्टीज हैं, स्मॉल प्लेयर्स हैं, उनको फायदा हो जाता है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिससे मेजोरिटी कम्युनिटी को फायदा हो जाता है और कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिससे माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो अलग अलग जो तरीके हैं इलेक्शंस के, उनके अलग अलग रिजल्ट्स भी सामने आ सकते हैं। तो पहला तरीका हम देखते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये एक इलेक्शन का तरीका है, इलेक्शन सिस्टम है। इस तरीके में इलेक्शंस कैसे होते हैं वो हम जानेंगे। इन दिस सिस्टम whoever has more votes than all other candidates is declared elected. The winning candidate need not secure a majority of votes. अब इसमें ध्यान से सुनो, यही एक तरीका है जो हम इंडिया में यूज करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के इलेक्शंस के लिए बताता है। इंडिया में कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है इलेक्शंस का? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का। कैसा है तरीका? इसमें कहा गया है कि जिसके ज्यादा वोट होंगे वही इलेक्शन जीतेगा। पर इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि इलेक्शन जीतने वाले कैंडिडेट को मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ने वोट दिया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक केस बना के दिखाता हूं। मान लो एक जगह पे इलेक्शन हो रहा है, वहां पर 1000 वोटर्स हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, 1000 वोटर्स हैं और वहां पे 5 लोग इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी ई। 5 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोट करने वाले हैं 1000 लोग। अब ए को मिलते हैं 300 वोट, बी को मिलते हैं 250 वोट, सी को भी मिलते हैं 250 वोट, डी को लगा लो मिलते हैं 100 वोट और ई को भी मिल रहे हैं 100 वोट। तो इलेक्शन कौन जीता? 1000 हो गया टोटल? हाँ 1000 हो गया, ठीक है। तो इसमें इलेक्शन कौन जीता? इलेक्शन जीतेगा ए, क्योंकि ए को कितने मिले हैं? 300 वोट, इसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, ठीक है। बट यहां पे ध्यान देने वाली ये बात है कि इसको 700 लोगों ने वोट नहीं दिए अपने, यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने इस ए कैंडिडेट को अपना वोट नहीं दिया है। इसको 300 लोगों ने वोट दिया है और 700 लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है, बट फिर भी इसको विजेता माना जाएगा उस इलेक्शन में। यानी ये इन टोटल 1000 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स बनेगा उस इलाके से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ए है, इसने बाकी सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, इसलिए इसको इस जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसके तहत इसको विजेता माना जाएगा। यही प्रोसीजर इंडिया में अपनाया जाता है। अब हम एक टेबल देख लेते हैं, 1984 का टेबल है ये लोकसभा इलेक्शंस का। 1984 में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, इसमें एक टेबल दिखाया गया है। इसमें क्या हुआ था, एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आई जो लगभग हर इलेक्शन में अपने नजर आती है। कांग्रेस को 48% वोट मिले हैं कंट्री में, 48% वोट्स कांग्रेस को मिले हैं। 48% मीन्स 50% से भी कम है, ठीक है। बट कांग्रेस को फिर भी 543 सीट्स में से 415 सीट्स मिल गई, यानी लगभग 80% ऑफ सीट्स पे कांग्रेस विजयी हुई। वोट्स कितने मिले? वोट्स मिले 48%। सीट्स कितनी मिली? सीट्स मिली 80% सीट्स, ठीक है। वही केस हम बीजेपी का देखते हैं, तो बीजेपी को 7.4% वोट मिले हैं, लेकिन सीट कितनी मिली? 1% भी नहीं मिली। बीजेपी को वोट्स कितने मिले हैं? 7% वोट्स मिले हैं, सीट मिली 2, सिर्फ 2। एक जनता पार्टी का और एग्जांपल देख लें। जनता पार्टी को वोट्स कितने मिले हैं? 6.7% वोट्स मिले हैं कंट्री में, लेकिन सीट्स कितनी मिल गई? सीट्स मिल गई इनको 10। अब यहां देखो, बीजेपी को 7.4% वोट मिले हैं, यानी जनता पार्टी से लगभग 0.5% वोट ज्यादा है, बट इसको सीट 8 कम मिल रही है जनता पार्टी से। ऐसा रिजल्ट क्यों निकल के आ रहा है? ऐसा रिजल्ट इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि ऐसा ही रिजल्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में निकल के आता है।
यहाँ पे जो वोट का परसेंटेज है और जो सीट्स का परसेंटेज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता वो हम आगे देखेंगे। हाउ डिड दैट हैपन, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस को 48% वोट्स मिले हैं पर 80% सीट्स ले गई, यानी उसको 52% लोगों ने वोटिंग नहीं की पर फिर भी कांग्रेस 80% सीट्स ले गई। दिस हैपन्स बिकॉज इन अवर कंट्री वी फॉलो ए स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कंट्री को डिवाइड किया जाता है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कंट्री के 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक एमपी चुना जाएगा। उस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगी और उनके कैंडिडेट्स वहां पे चुनाव लड़ेंगे। जो कैंडिडेट्स ज्यादा वोट पाएगा वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाएगा। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, यानी कि 543 एमपी चुने जाएंगे लोकसभा इलेक्शंस में। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मान लो हरियाणा में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, महेंद्रगढ़ भिवानी को मिला के कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो वहां पे इलेक्टेड माना जाएगा, चाहे उस कैंडिडेट को मेजोरिटी ऑफ पीपल ने वोट ना भी दिया हो, पर वो बाकी कैंडिडेट से अगर ज्यादा वोट लिए हुए है तो वो वहां पे विजयी माना जाएगा, वो वहां का एमपी बन जाएगा। इन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर्स who crosses the winning post first of all is the winner. The method is also called plurality system. This is the method of election prescribed by our constitution. हमारा constitution यही system prescribe करता है। The Congress party won greater share of seats than its share of votes because in many of the constituencies in which its candidates won, they secured less than 50% of votes. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा ही हो रहा था कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो जीत तो रहा था पर उसको 50% वोट भी नहीं मिल रहे थे। फॉर एग्जांपल कांग्रेस के कैंडिडेट को मिल रहे हैं 30% वोट्स, बीजेपी के कैंडिडेट को मिल रहे हैं 28% वोट्स, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिल रहे हैं 15% वोट। ऐसे ही कम 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 वोट मिल रहे हैं, बाकी सबको सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं कांग्रेस को। पर ये यहाँ की एक सीट तो जीत ले गया, एक सीट तो इसकी कंफर्म हो गई, पर इसको वोटिंग जो परसेंटेज है वो 50% भी नहीं मिल रही। इसी प्रकार से देयर आर सेवरल कैंडिडेट्स, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग ऐसा हो रहा था और 50% वोट भी उनको नहीं मिल रहे थे, इसलिए सीट तो वो जीत जा रहे थे पर उनको वोट शेयर उतना नहीं मिल रहा था। द वोट्स दैट गो टू ऑल लूजिंग कैंडिडेट्स गो वेस्ट फॉर दोज कैंडिडेट्स और पार्टीज गेट नॉट सीट फ्रॉम दीज वोट्स। अब जो कैंडिडेट हैं जो हार रहे हैं उनके वोट्स का जीरो वैल्यू हो गया, वो वोट सारे वेस्ट हो गए। मान लो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे कांग्रेस का नेता विजयी हुआ है वहीं पे बीजेपी को जिसने भी वोट दिया है वो वोट्स किसी काम नहीं आए, उस पॉलिटिकल लीडर को कोई फायदा नहीं हुआ। सपोज ए पार्टी गेट्स ओनली 25% ऑफ वोट्स इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बट एवरीवन गेट्स इवन लेस वोट्स, in that case the party could win all the seats with only 25% votes or even less. सपोज ये कंडीशन ऐसे बन जाती है कि एक पार्टी है उसको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25% ही वोट मिल रहे हैं, बाकी जो 75% वोट्स हैं वो बाकी सब पार्टीज में डिवाइड हो जा रहे हैं, पर उसकी पार्टी को जो 25% वोट मिले हैं वो बाकी पार्टी से तो ज्यादा है। तो पूरी कंट्री में अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो उस पार्टी को मिल रहे हैं 25% वोट्स, उसके अगेंस्ट में कितने लोग हैं, 75% लोग हैं, पर वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जीत गई, यानी उनको सीट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिल गई। उसके बहुत सारे एमपीज इलेक्ट हो गए जो लोकसभा में बैठेंगे। सिर्फ 25% वोट्स लेके भी सारे एमपीज उस पार्टी के लोकसभा में बैठेंगे। अब दूसरा मेथड देखते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, उसका नुकसान क्या था, नुकसान ये था कि आपको परसेंटेज ऑफ वोट्स तो मिल रहे हैं पर आपको उतनी सीट नहीं मिल रही। कई बार ऐसा हो रहा है कि आपको कम परसेंटेज ऑफ वोट्स मिल रहे हैं और आपको ज्यादा सीट मिल जा रही है। और बहुत सारी पार्टीज हमने देखा, जैसे बीजेपी थी 7% वोट्स में मिली है कंट्री में, पर उसको सीट कितनी मिली, 2। इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम वंस द वोट्स आर काउंटेड ईच पार्टी इज अलोकेटेड द शेयर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा मेथड है जिसमें किसी पार्टी को कितने परसेंट ऑफ वोट्स मिले हैं उसी को कैलकुलेट करके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पार्टी को उतनी सीट्स दे दी जाती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं।
मान लो ये एक पूरा कंट्री है, इसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है। अब इनमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बात करेंगे, इस पे ये है ए, ये बी सी डी ई एफ, हम सिर्फ ए पे बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये है वो अपनी ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, अभी उस कंट्री में ए कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब यहां पे डिसाइड कर दिया जाएगा पहले से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। कितने चुने जाएंगे? 10। और अब यहाँ पे होंगे इलेक्शंस, हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगी। 10 कैंडिडेट का लिस्ट बना के देगी कांग्रेस, ये मेरे 10 कैंडिडेट हैं। बीजेपी अपने 10 कैंडिडेट्स का लिस्ट बना के देगी, समाजवादी पार्टी अपने 10 कैंडिडेट्स का लिस्ट बना के देगी, और वहां की जनता को बताएगी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे ये 10 कैंडिडेट्स रहेंगे, ठीक है, अगर ये जीत के आए तो ये बनेंगे। अब यहाँ पे वोटिंग होगी। अब मान लो कांग्रेस है, कांग्रेस को मिल गए 40% वोट्स। बीजेपी है, इस बीजेपी को मिल गए 50% वोट्स। समाजवादी पार्टी है, इसको मिल गए 10% वोट्स, 10% वोट्स। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ये 10 सीट हैं, इनको इनकी वोट शेयर के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। यानी कांग्रेस को मिल जाएंगे 4 सीट, बीजेपी को मिल जाएंगी 5 सीट, और समाजवादी पार्टी को मिल जाएगी 1 सीट। यानी 10 सीट बची। जितनी परसेंटेज आपको वोटिंग की मिली, उतनी ही परसेंटेज आपको सीट की मिल गई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, है ना। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही चुना जा रहा था, है ना, एक एमपी चुना जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिसाइड किया जाएगा पहले से कि कितने रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इलेक्शंस होंगे तो जिस पार्टी ने जितने ज्यादा वोट लिए हैं, जितने ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट लिए हैं, उसको उतने ज्यादा परसेंटेज ऑफ सीट्स दी जाएंगी। 10 में से उतनी सीट दी जाएंगी। कांग्रेस ने मान लो 40% अगर वोट्स लिए हैं तो उसको 4 सीट मिलेंगी, अगर 60% वोट ले लेती है तो उसको 6 सीट मिल जाएंगी। यानी आपका जो वोट शेयर है वही आपका सीट शेयर को डिसाइड करेगा। यानी इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन आपको आपके वोट शेयर के प्रोपोर्शन में मिल रहा है। ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट्स in parliament in proportion to its share of votes. Now each party fills its quota of seats by picking those many of its nominees from a preference list that has been declared before the elections. तो कोई भी पार्टी है इलेक्शन से पहले अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दे देगी। अब मान लो मैं जैसे एग्जांपल बता रहा था कि कांग्रेस ने अपने 10 की लिस्ट दे दी है, लेकिन उसको कितने मिलेंगे? अभी मान लो 40% उसने वोट ले लिए तो उसको मिलेंगे 4 सीट। अब 4 सीट किसको देगी इस 10 में से? 10 का तो नाम डिक्लेयर कर दिया था, तो उसकी जो लिस्ट होगी ना वो एक प्रेफरेंस लिस्ट होगी। जो नंबर 1 पे होगा उसको पहला मौका मिलेगा, नंबर 2 पे होगा उसको दूसरा मौका मिलेगा, ऐसे ही नंबर 10 पे होगा, अगर 10 की 10 सीट मिलेंगी तो इस 10वें का नंबर आएगा। यानी कि ये अपने सीनियरिटी के हिसाब से जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है उसके हिसाब से अपनी लिस्ट बना के पहले देगी, और जितने वोट परसेंटेज उसको मिला उतने ऊपर से उनको सीट दे दी जाएंगी। इन दिस सिस्टम ए पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट। सेम पॉइंट। तो ये वीडियो आज का यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, तब तक इस पार्ट को आप फिर से रिवाइज कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो तब तक पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, बी सेफ, बी हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू।